हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी या भारत की अर्थव्यवस्था के लेक्चर नंबर 19, लेक्चर नंबर 19 में। दोस्तों, लेक्चर नंबर 18 में हमने एक मेजर सब सीरीज इंडियन एग्रीकल्चर मतलब भारत की कृषि को कई सारे सब लेक्चर्स के थ्रू बहुत डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली आपके समक्ष प्रस्तुत किया, आपको डिलीवर किया। लेक्चर नंबर 19 आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेगा। लेक्चर नंबर 19 से हम शुरू करेंगे एग्रीकल्चर खत्म करके अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज की, अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। और दोस्तों, पहले के लेक्चर्स की तरह लेक्चर नंबर 19 के लिए भी जो हमारा मेन सोर्स है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, वो रहेगा इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह या भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह जी के द्वारा। दोनों ही लैंग्वेजेस में, बहुत इजी लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सभी टॉपिक्स को कवर करती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, पिछला जो हमारा लेक्चर रहा, लेक्चर नंबर 18, उसमें हमने कुछ मेजर टॉपिक्स को कवर किया इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस उन पे अप्लाई होते हैं। सिमिलरली, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। सिमिलरली, क्या मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। क्या वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट रहे, इसके साथ साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फार्म इनकम को डबल करने का इनिशिएटिव रहा, क्या एग्जैक्टली वो इनिशिएटिव है, क्या इंपॉर्टेंट उसके की इंग्रेडिएंट है, इसको आपके सामने हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की। इसके बाद हमने बात की कि फार्मर्स को, हमारे किसानों को कैश सपोर्ट किस तरीके से गवर्नमेंट अलग अलग मेथड से डिलीवर करती है। सिमिलरली, फिर हमने बात की कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसका फेमिनाइजेशन, मतलब जो विमेन फार्मर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बहुत सारे उसके रीजन हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं, क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सभी को डिटेल में आपके साथ हमने काफी अच्छे से उसको डिस्कस किया। फिर हमने बात की क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की एंड फाइनली इंडियन एग्रीकल्चर या भारतीय कृषि के लिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर 19 है, लेक्चर 18 को खत्म करते हुए सबसे पहले कवर करेगा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इंडिया की इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और अगर हम 2022-2023 का स्टेटस देख लें, खासतौर से इंडस्ट्रीज को लेके क्या पिक्चर बयां होती है इंडियन इंडस्ट्रीज को लेके। इसके बाद हम एक एक करके जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस थे, उनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। आज के हमारे लेक्चर में सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1969, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1973, उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977, उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1980, और फिर लास्ट में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे हमारे 1991 के, उससे पहले का सबसे मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1985-86। मतलब 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को तो हर कोई जानता ही जानता है, लेकिन आप इस बात को सुन के बड़े सरप्राइज होंगे कि 91 के रिफॉर्म्स जो हमको करने पड़े बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से, उसकी नींव कहीं ना कहीं 1980, 1985, 86 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में रखी जा चुकी थी। तो आइए अब बिना किसी डिले के शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 19 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको दो सिनेरियोज दूं किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। सिनेरियो नंबर 1 कि ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कैपिटल बहुत है, पैसा बहुत आ रहा है और सिर्फ स्किल्ड लेबर, मतलब जो बहुत हाई क्वालिटी लेबर है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को उसमें जॉब मिल पाएगा। और दूसरा ऑप्शन, दूसरा सिनेरियो, एक ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी इकोनॉमी जिसमें अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, मतलब बहुत ज्यादा जिनके पास हो सकता है एजुकेशन ना हो, स्किल ना हो, वो और बहुत लार्ज नंबर में अगर आप एम्प्लॉय कर पाएंगे, तो किस पर्टिकुलर सिनेरियो को इकोनॉमी स्टैंड पॉइंट से या एग्रीगेट ग्रोथ या डेवलपमेंट को बढ़ाने स्टैंड पॉइंट से आप प्रेफर करेंगे एज ए पॉलिसी मेकर। अगर ऑप्शन मेरे पास हो, चॉइस मेरे पास हो, तो किसी भी दिन मैं ऑप्शन नंबर 2, मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां मैं ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकूं, जहां पे ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूं जो हो सकता है बहुत ज्यादा स्किल्ड ना हो, बहुत ज्यादा एजुकेटेड ना हो,
लेकिन अगर वो अनस्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, तो वो कहीं ज्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू कैपिटल एंड स्किल्ड लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के मुकाबले। और आज का हमारा जो टॉपिक इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का शुरू करेंगे, इस पर्टिकुलर मेजर टॉपिक को कवर करने के डायरेक्शन में बहुत सारे सब टॉपिक्स को हम टच करते हुए चले जाएंगे। जैसे कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1986 तक, हमारी 1948 से जो शुरुआत होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, उनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद 1991 के रिफॉर्म्स आते हैं, जिसमें 1986 तक की जो पॉलिसीज हैं उनसे डिविएट होते हुए ड्रामेटिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट की। उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या सेंट्रल पीएसयूज हैं, उनके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर के बारे में, फिर अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में, और पिछले कुछ सालों में लॉन्च हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएलआई स्कीम, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसके बारे में। फिर एफडीआई पॉलिसी मेजर्स के बारे में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इंडस्ट्री 4.0 और कोविड-19 के समय लिए गए मेजर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। फिर हम बात करेंगे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की, रेलवेज की, रोड्स की, पावर की, सिविल एविएशन की, टेलीकॉम सेक्टर की। फिर हम बात करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, सेमीकंडक्टर सेक्टर की, जो आप लगातार आजकल न्यूज में बहुत पढ़ रहे होंगे। फिर हम बात करेंगे मिनरल्स की, माइंस की। फिर हम बात करेंगे ट्रिपल पी मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की। फिर हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की, लॉजिस्टिक्स सेक्टर की। फिर हम बात करेंगे हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। फिर हम बात करेंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, फिर पीएम गति शक्ति। कंक्लूड हम करेंगे कि रीसेंट चैलेंजेस क्या हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, हो जाए इंडियन इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले इस बात को समझा जाए कि आज की तारीख में इंडियन इंडस्ट्री कहां स्टैंड करता है जब बात हो जाए ओवरऑल अर्थव्यवस्था, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की। तो अगर इंडस्ट्री की हम बात करें तो 2012-2021 के बीच में एवरेज 31% के आसपास कंट्रीब्यूट करता हुआ देखा गया है इंडियन जीडीपी में, और यह आज की तारीख में लगभग 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। और अगर हम इंडस्ट्रियल जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडिशन में इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इंडस्ट्रियल इनकम के हिसाब से ऐसा लगता है कि जो ओवरऑल हमारी जीडीपी बढ़ी है, जीवीए बढ़ा है, उसके प्रपोर्शनेट ही इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। और जो मैन्युफैक्चरिंग जीवीए है, मतलब टोटल हमारा जीडीपी हो गया, जीवीए हो गया, उसका एक पार्ट हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर और उसका एक पार्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग जीवीए या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर के जीवीए जीडीपी का 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई देता है। और मैन्युफैक्चरिंग जीवीए जो इंडस्ट्रियल जीवीए है उसकी जो रेट है बढ़त की, उससे कहीं तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मतलब बहुत अच्छी न्यूज है कि मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सेक्टर में इंडिया अब बहुत रैपिड स्ट्राइड्स करता हुआ दिखाई देता है। अगर हम 2022-23 की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने रफली 4.1% के आसपास ही ग्रोथ रेट अचीव की। इसका बहुत बड़ा रीजन कोविड-19 के इंपैक्ट तो रहे ही रहे, इसके अलावा इनपुट कॉस्ट पुश प्रेशर्स भी रहे। कई सारे सप्लाई चेन डिसरप्शंस रहे, पर्टिकुलरली चाइना के लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट इनपुट्स थे, एसेंशियल इनपुट्स थे और स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी थी, उसकी वजह से डिमांड शायद थोड़ी कम होती हुई देखी गई। लेकिन अब ऐसा लगता है 2023-24 में ये जो नेगेटिव इंपैक्ट्स थे ये अब खत्म होते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि इंडिया फिर से रफली 10 से 11% इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल जीवीए को अचीव करता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं तो इंडिया ने जब अपनी इंडिपेंडेंस को गेन किया 1947 में, उस वक्त तक जितनी भी वेस्टर्न इकोनॉमीज थी, वेस्टर्न वर्ल्ड था, वो अपनी सक्सेस स्टोरीज को लिख चुके थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बलबूते पे। मतलब जिन जिन कंट्रीज ने, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो,
जिन जिन कंट्रीज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया सभी ने बड़ी अच्छी ग्रोथ को हासिल किया। तो इंडिया ने भी सोचा कि अगर हमें भी चुनना है आज की तारीख में कि कौन सा हमारा मेजर ग्रोथ इंजन होगा, तो हम किसे चुनेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन को। और इंडिपेंडेंट इंडिया को अपनी इकोनॉमी के साथ साथ या अपनी इकोनॉमी को जो बहुत बुरी हालत में अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने छोड़ी थी, उसको वापस रिवाइव करने के साथ साथ हमारी जो मास पॉवर्टी है, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी है, फूड ग्रेन्स की जो शॉर्टेज है, हेल्थ के इश्यूज, एजुकेशन के इश्यूज जिनको बहुत इमीडिएट अटेंशन की जरूरत थी, उनको भी एड्रेस करना ही था। इसका मतलब इन सारे इश्यूज के साथ साथ हमें इंडस्ट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, हायर एजुकेशन को भी एड्रेस करना होगा एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और ये जितने भी एरियाज हैं डेवलपमेंट के, इन सभी को बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए था, पैसा चाहिए था, और वो इंडिया के पास उस वक्त अवेलेबल नहीं था, क्योंकि 150 से भी ज्यादा साल का जो ब्रिटिश राज रहा, उसने इंडिया को ड्रेन कर दिया अपनी वेल्थ से। सारा पैसा इंडिया से ले गए वो इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम में या ब्रिटेन में। और इंडिया ने इंडिपेंडेंट होने के बाद सारे ऑप्शंस को देखा, और जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस करें, एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करें, सर्विस सेक्टर पे ज्यादा फोकस करें, सारे प्रोज एंड कॉन, मतलब नुकसान और फायदे दोनों को अच्छे से कंपेयर करने के बाद इंडिया ने वही चूज किया उस वक्त जो सारी दुनिया चूज करती चली गई। मतलब इंडिया ने कहा कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करेंगे, और इंडस्ट्रियल सेक्टर ही हमारा पीएमएफ मतलब कि प्राइम मूविंग फोर्स होगा, जिसके बलबूते पे पूरा देश अब प्रोग्रेस करेगा। और बड़ा लॉजिकल सा चॉइस था, क्योंकि अगर जल्दी ग्रो करना है, जैसा हमने वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा कि जिस कंट्री ने इंडस्ट्री को अपना प्राइम मूविंग फोर्स चुना, उसने बहुत तेजी से ग्रो किया। तो इंडिया ने कहा कि जो सारी दुनिया कर रही है, हम भी वही करेंगे। और इस वजह से ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये इकोनॉमी को लीड करेगा। और सच तो यह है कि सिर्फ इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही ये डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन 1930 से अलग अलग जो डिसीजंस रहे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, डिफरेंट कमिटीज के, उस वक्त के इकोनॉमिस्ट के या इंटेलेक्चुअल्स के, उन सभी का कहीं ना कहीं यही मन था कि जैसे ही हम इंडिपेंडेंट होंगे तो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह या दुनिया की तरह हम इंडस्ट्रीज को चूज करेंगे, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू हम रैपिडली आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें। और जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती गई, उन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया हमारी इकोनॉमी में, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाने में। और इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए जो रास्ता हमारी सरकारों ने चुना, वो कहा कि क्योंकि अभी प्राइवेट सेक्टर इंडिया में उतना डेवलप्ड नहीं है, केपेबल नहीं है, उनके पास ना टेक्नोलॉजी है, ना कैपिटल है, ना सपोर्ट है, ना शायद उतनी डिमांड है, तो हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब सरकारी कंपनियों को खड़ा करेंगे। वो सरकारी कंपनी सरकार के थ्रू कैपिटल अवेलेबल करवाएंगी, टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवाएंगी, बहुत सारे लोगों को जॉब देंगी, ऐसे ऐसे एरियाज में उनको स्टैब्लिश किया जाएगा जो शायद उतने डेवलप्ड ना हो, ताकि एक रीजनल जो इंबैलेंस है डेवलपमेंट का, उसको ब्रिज किया जा सके, लोगों को अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, ऐसी इंडस्ट्रीज को लाया जा सके जहां पे या तो प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है, या वो बिजनेसेस उतने फायदेमंद नहीं है, या अभी प्राइवेट सेक्टर इतना केपेबल नहीं है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के इस कॉन्सेप्ट की वजह से इंडिपेंडेंस के टाइम से ही ऐसा लगने लगा कि इंडियन जो इकोनॉमी है, उसकी जो ग्रोथ है, वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के माध्यम से होगी। मतलब सरकार अपनी कंपनीज को या पीएसयूज को स्टैब्लिश करेंगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, उनके थ्रू हम ग्रोथ को आगे ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। और ये जो थॉट प्रोसेस रहा कि पीएसयूज को या सरकारी कंपनीज को या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मेन ग्रोथ इंजन बनाया जाएगा, ये 1990s तक ये थॉट प्रोसेस बहुत हैवी रहा, ये थॉट प्रोसेस बहुत भारी रहा। और 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए या अर्थव्यवस्था में सुधार स्टार्ट हुए, तब धीरे धीरे करके इन पीएसयूज को पीछे खींचा जाने लगा, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया जाने लगा। लेकिन आज की तारीख में भी इतने सारे पीएसयूज आप देखेंगे अलग अलग एरियाज में, स्टील के मामले में सेल, हैवी इक्विपमेंट के बारे में बीएचईएल, डिफेंस इंडस्ट्री,
हैवीली डोमिनेटेड है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की वजह से। फर्टिलाइजर सेक्टर में, शुगर सेक्टर में, कोल सेक्टर में है कोल इंडिया लिमिटेड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में, या अगर टेलीकॉम में चले जाएंगे तो फॉर एग्जांपल बीएसएनएल, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या सरकारी कंपनियों का इंप्रिंट आज भी बहुत मजबूती से देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे टाइम गुजरा, सभी गवर्नमेंट्स ने सिचुएशन को रीअसेस किया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का क्या रोल होना चाहिए, अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को क्या चेंज करना चाहिए, कैसे उनको अपडेट करना चाहिए, क्या कोर्स करेक्शन करना चाहिए, अलग अलग गवर्नमेंट्स की क्या नेचर होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा हमारी अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमी को, उसको अपडेट करते चले गए। और अगर हमें इंडियन इकोनॉमी, खासतौर से इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है, तो हमारे डिस्कशन की शुरुआत कहीं ना कहीं वो जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रही इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके आज तक, उनको डिस्कस करने से होना ही चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को, उनके डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनको क्या उसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहा, क्या उसका नेगेटिव इंपैक्ट रहा, उनको एक एक करके आपके सामने अब प्रेजेंट करना शुरू करेंगे। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947, तो कब हमारी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई होगी? 1948। 1948 में पहली बार इंडिया ने अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन रोल आउट किया और इसको अनाउंस किया गया 8 अप्रैल 1948। और यह सिर्फ पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं था इंडिया का, लेकिन इस पहले पॉलिसी मेजर ने यह भी डिसाइड कर दिया कि इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, अर्थव्यवस्था का सिस्टम है, वो किस तरह का होगा आने वाले समय में। 1948 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से इंडिया ने डिसाइड किया कि हमारी जो इकोनॉमी होगी वो ना ही तो रशिया या सोवियत यूनियन की तरह पूरी तरह पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी होगी, ना ही अमेरिका या यूरोप की तरह वो प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी होगी। हमारी जो इकोनॉमी होगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, मतलब कुछ एरियाज में पब्लिक सेक्टर या सरकार रहेगी, कुछ एरियाज में दोनों रहेंगे और कुछ एरियाज में शायद सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही रहे। और उन्होंने कहा 1948 के इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के थ्रू कि ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, इसमें कई सारी जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, इनको हम रखेंगे सेंट्रल लिस्ट में। सेंट्रल लिस्ट मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनमें इंडस्ट्री लगा पाएंगी, जैसे कि कोल में, पावर में, रेलवे में, सिविल एविएशन में, आर्म्स में, डिफेंस में। इसमें सिर्फ सेंट्रल लिस्ट की जो इंडस्ट्रीज हैं, पीएसयूज हैं, या भारत सरकार के जो पीएसयूज हैं, वही ऑपरेट कर पाएंगे। इसके अलावा जो मीडियम कैटेगरी की इंडस्ट्री थी, उनको रखा गया स्टेट लिस्ट में कि इन इंडस्ट्रीज में, फॉर एग्जांपल पेपर में, मेडिसिन में, टेक्सटाइल्स में, साइकिल्स में, रिक्शा में, टू व्हीलर्स में, इसमें स्टेट्स अपनी इंडस्ट्रीज को लगा पाएंगी। और जो इंडस्ट्रीज सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट में कवर नहीं है, उन बची हुई इंडस्ट्रीज को आप ओपन करेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर तो उसमें आप अलाउ करेंगे, ओपन करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले लाइसेंस लेना होगा। इसका मतलब सेंट्रल लिस्ट में प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता, सेंट्रल लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स भी नहीं आ सकती। सिमिलरली स्टेट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आएगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए जो बची हुई इंडस्ट्रीज हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर को कंपलसरी लाइसेंसिंग लेनी ही होगी। और 1948 इसकी पहली पॉलिसी रोल आउट के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि इस पॉलिसी को 10 साल के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या इसका इंपैक्ट रहता है। और ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही 1948 की, इसके रिजल्ट्स इतने एनकरेजिंग लगे, अच्छे लगे उस वक्त की गवर्नमेंट को कि 8 साल बाद ही गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना हम इसको अपडेट करके एक नई पॉलिसी रोल आउट करें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। तो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया? 1948। उसके ठीक 8 साल बाद 1956 या 1956 में दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया। और ये जो नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है 1956 का, इसके अगर आप मेजर प्रोविजंस को देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट उसका जो फीचर है वो है रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब इंडस्ट्रीज को आप रिजर्व कर देंगे। एक क्लियर कट क्लासिफिकेशन दिया गया इंडस्ट्रीज के लिए
जिसको रिजर्व लिस्ट भी कहा जाता है। और उस रिजर्व लिस्ट में 3 शेड्यूल्स बनाए गए, जिसमें शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज या 17 इंडस्ट्रियल एरियाज को इंक्लूड किया गया, जिसमें कहा गया कि शेड्यूल ए में कंप्लीट मोनोपोली होगी, पूरा दबदबा होगा सिर्फ भारत सरकार का, सेंटर का। और ये जो 17 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इसमें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या सीपीएसयूज ही लग पाएंगी। और यह भी कहा कि ये होने को तो सिर्फ 17 एरियाज हैं, लेकिन 1991 में बढ़ते बढ़ते पीएसयू की संख्या कितनी हो गई, रफली 250 से भी ज्यादा। और यह भी कहा गया कि ये जो शेड्यूल ए में रिजर्व इंडस्ट्रीज हैं सेंटर के लिए, जिनकी मोनोपोली रहेगी इसके ऊपर, उसमें जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उसमें 1960s और 80s के बीच में जो नेशनलाइजेशन ड्राइव चली उस वक्त की गवर्नमेंट्स के थ्रू, उसमें प्राइवेट कंपनीज को भी जब नेशनलाइज किया गया, उनको भी शामिल करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। तो जिन कंपनियों को हम लोगों ने 1960s और 1980s के बीच में प्राइवेट से नेशनलाइज किया, उनको किस शेड्यूल में रखा गया होगा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी या शेड्यूल सी? शेड्यूल ए में उनको नहीं रखा गया, शेड्यूल बी या शेड्यूल सी में ही रखा गया। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रियल एरियाज को कवर किया गया और यह कहा गया जैसे शेड्यूल ए में सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी, शेड्यूल बी में इन 12 इंडस्ट्रियल एरियाज में स्टेट गवर्नमेंट्स मेजर लीड लेंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी कुछ हद तक उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करना है तो 1948 के रेजोल्यूशन की तरह उनको कंपल्सरी लाइसेंस लेना ही होगा। और यह भी कहा गया कि शेड्यूल बी में जो इंडस्ट्रीज हैं, इसमें मोनोपोली नहीं होगी। शेड्यूल ए में कंप्लीट मोनोपोली है भारत सरकार की, सेंट्रल पीएसयूज की। शेड्यूल बी में कोई मोनोपोली नहीं है, स्टेट्स भी आ सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर भी आ सकते हैं, लेकिन स्टेट्स ज्यादा लीड लेंगी, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस के थ्रू उसमें एंटर करने की परमिशन दी जाएगी। और लास्ट में जो शेड्यूल रहा, शेड्यूल सी, कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्रीज शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में कवर नहीं है, वो ओपन होंगी प्राइवेट कंपनीज के लिए, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए। उनको रखा गया शेड्यूल सी में। लेकिन शेड्यूल सी में भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज तो आ सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए लाइसेंसिंग का जो प्रोविजन है उसको मैंडेटरी बनाया गया। और उस वक्त की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन पॉलिसी को देखते हुए इंडिया ने अपना पहला आईडीआर एक्ट, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, जिससे इंडस्ट्रीज गवर्न होती हैं, इसके साथ साथ और बहुत सारे इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन थे, नियम थे, कानून थे, वो भी बनाए। और ये जो क्लासिफिकेशन हुआ, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, अगर इसको आप थोड़ा नजदीकी से देखें तो शुरुआत से ही थोड़ी बायसनेस रही, इसमें पक्षपात रहा गवर्नमेंट के फेवर में कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ने कहा हम प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू, हम प्लानिंग कमीशन के थ्रू अपने हिसाब से उन एरियाज को सेंट्रल पीएसयूज या स्टेट पीएसयूज के थ्रू डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो हमें लगता है हमारे लिए एक फोकस एरिया है। तो इस वजह से 1956 के इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से शुरुआत हुई पब्लिक सेक्टर की। और पब्लिक सेक्टर इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली शायद मेंशन ना हो, लेकिन एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह इमर्ज होते हुए देखा गया, जो फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया। और ये 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ही है जिसकी वजह से उस वक्त के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सरकारी जो कंपनियां हैं, ये टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं। मतलब नवीन भारत के, मॉडर्न इंडिया के मंदिर आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि इससे इंडिया ग्रो करेगा, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इससे ऐसे एरियाज का भी डेवलपमेंट होगा जो अभी तक बहुत पिछड़े हुए थे, इससे इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा, सेल्फ रिलायंट बनेगा। मतलब क्या इनकी इंपॉर्टेंस होगी, उसको सिंबॉलिकली पॉइंट करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। और जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947, पहला इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन आया 1948, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन आया ठीक 8 साल बाद 1956, पीएसयूज
एक प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट की तरह इमर्ज होते हुए देखे गए कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे ग्रो करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे। और 1988-89 मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के शुरू होने से जस्ट पहले तक जो हमारी जीडीपी थी उसका 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो पहला जो प्रोविजन, मेजर प्रोविजन रहा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 का, वो रहा रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। दूसरा जो मेजर प्रोविजन है वो है प्रोविजनिंग ऑफ लाइसेंसिंग, कि लाइसेंसिंग को और ज्यादा मजबूत इसमें बनाया गया। इंडिपेंडेंट इंडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग होगी इंडस्ट्रीज के लिए। मतलब शेड्यूल ए में तो सेंटर के अलावा कोई एंटर नहीं कर पाएगा, शेड्यूल बी में स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों एंटर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेने होंगे। और शेड्यूल सी में प्राइवेट सेक्टर एंटर कर सकता है लेकिन लाइसेंस लेने के बाद। तो 1956 का ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है, इसने इस लाइसेंसिंग राज को और ज्यादा मजबूत किया। और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं शेड्यूल बी में और कई सारी इंडस्ट्रीज शेड्यूल सी में, वो इस लाइसेंसिंग प्रोविजन के अंडर आ गए। ये जो प्रोविजन है कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री अलाउ होने के बावजूद भी आपको लाइसेंस पहले लेना होगा, इसको कहा गया लाइसेंस कोटा परमिट रेजीम या लाइसेंस कोटा परमिट राज, या जिसको लाइसेंसिंग राज भी कहा गया, परमिट राज भी कहा गया, जिसको बाद में बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया कि सिर्फ ऐसी कंपनीज, बड़े नाम जिनके पास पैसा था, मसल पावर थी, जिनके कॉन्टैक्ट थे, सिर्फ उन्हीं को शायद उस वक्त लाइसेंस मिल पाए हों। जो छोटे नए एंटरप्रेन्योर्स थे उनको शायद इतनी आसानी से लाइसेंस शायद उस वक्त ना मिल पाते हों। तीसरा जो मेजर फीचर है कि पब्लिक सेक्टर एक्सपेंड तो हुए ही हुए, लेकिन पब्लिक सेक्टर एक्सपेंड भी होते हुए देखे गए इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 की वजह से। सो पब्लिक सेक्टर का जो एक्सपेंशन है, जिसकी वजह से हम एक्सीलरेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ को अचीव करेंगे, मतलब कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं इनका ग्लोरिफिकेशन, उनकी इंपॉर्टेंस को बढ़ते हुए देखा गया। और जो मेजर एम्फेसिस रहा गवर्नमेंट का वो रहा हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर। चौथा, रीजनल डिस्पैरिटीज को एड्रेस करने की कोशिश की गई। उस वक्त गवर्नमेंट को लगा ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइबल एरियाज हो सकते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट एरियाज हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ हो सकता है, बिहार हो सकता है, यूपी हो सकता है, फार फ्लंग रिमोट एरियाज हो सकते हैं, जहां जनरली कोई इंडस्ट्री अपनी नहीं लगाना चाहता हो। ऐसे अंडर डेवलप्ड या बैकवर्ड एरियाज में भी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या स्टेट्स ने अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू पुश करना शुरू किया। और ये 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ही है जिसने हैवी इंडस्ट्रीज के साथ साथ, पीएसयूज के साथ साथ स्मॉल इंडस्ट्रीज पे, खादी और विलेज इंडस्ट्रीज पे, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे भी फोकस करना शुरू किया। इसके अलावा यह पहली बार हुआ कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी एक मेन प्रायोरिटी सेक्टर के तौर पे ईयरमार्क किया गया। तो अगर आप इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 के इंपॉर्टेंस की बात करें तो यह मुझे लगता है कि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसको आप इंडिपेंडेंट इंडिया का रिफॉर्म से पहले का सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं। मतलब 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने वो नींव रखी जिसको आगे आने वाले समय में डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने थोड़ा थोड़ा ट्वीक करके अपने हिसाब से सिर्फ चेंज किया, जब तक कि 1991 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसने इंडिया को हिट किया और हमें मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अंजाम देना पड़ा। मतलब जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं 1956 से लेकर 1991 की, वो इस 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के छोटे मोटे चेंजेस, ट्वीक्स ही आप उसको कह सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। और 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बाद जो तीसरा मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव रहा वो रहा उसके 13 साल बाद 1969, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1969। इसकी इंपॉर्टेंस अगर आप देखें तो जो लाइसेंसिंग पॉलिसी या लाइसेंसिंग कोटा राज स्टार्ट हुआ 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू, उसके एक्सपीरियंस के बाद कई सारे तरह के जो हमें इश्यूज या जो कमियां इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 में हमें दिखाई दी, उनको 1969 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों ने दूर करने की कोशिश की।
और कई सारे एक्सपर्ट्स रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, खासतौर से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो न्यू कमर्स थे, नए एंट्रेंट्स थे। उन्होंने लगातार कंप्लेन की कि ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी है, कोटा राज है, परमिट राज है, इसका पर्पस यह था कि सभी को बराबर का मौका मिले। लेकिन सच्चाई शायद यह है कि रियलिटी में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता हुआ देखा जा रहा है। लाइसेंसिंग पॉलिसी 1948 में स्टार्ट हुई, 1956 में उसको और ज्यादा तवज्जो मिली। उसका मेन पर्पस रहा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सभी के डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज किए जाएं। इसके अलावा जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको इंडस्ट्रीज की बढ़ोतरी के लिए एक्सप्लॉइट किया जाए। इसके अलावा जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं, उनको प्राइस को मिनिमाइज किया जाए, उनको रैशनलाइज किया जाए ताकि आम नागरिक की पहुंच तक हो। इसके अलावा लाइसेंसिंग राज का या लाइसेंसिंग परमिट राज का यह भी ऑब्जेक्टिव रहा कि ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक पावर जो है सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही रह जाए। मतलब गवर्नमेंट जिसको लाइसेंस देगी उसी को इंडस्ट्री लगाने की परमिशन मिलेगी। तो गवर्नमेंट कोशिश करे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा सके। और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यह भी रहा कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम लाइसेंस के थ्रू ऐसे एरियाज में चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे जो हमें लगता है देश को जरूरत है, सोसाइटी को जरूरत है, इकोनॉमी को जरूरत है। तो यह अच्छा ऑब्जेक्टिव रहा लाइसेंसिंग पॉलिसी लाने का। लेकिन सच्चाई इसके बहुत ऑपोजिट होते हुए देखी गई। जैसे ब्लेम यह भी है कि जो गिने चुने पावरफुल इंडस्ट्रियल हाउसेस उस वक्त हुआ करते थे वही सिर्फ नए लाइसेंसेस ले पाते थे, और जो नए एंट्रेंट्स थे, नए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको शायद मौका मिल ही नहीं पाता था। तो जो ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिक पावर सिर्फ कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, वो एक्चुअली पर्पस इसका डिफीट होता हुआ देखा गया। इसके अलावा एक और जो एम था लाइसेंसिंग पॉलिसी का कि जो गुड्स हैं, जो भी सामान पैदा कर रहे हैं या बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट को मिनिमम किया जाए, रैशनलाइज किया जाए ताकि चीपर गुड्स लोगों को मिल सके। तो ऐसा कहा जाता है कहीं ना कहीं इसका फायदा सब्सिडी के थ्रू जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, गिने चुने बड़े प्लेयर्स हैं, उन्हीं को मिलता हुआ देखा गया। इसके अलावा जो पुराने और वेल स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, ये कई बार अपने कनेक्शंस के थ्रू या नेक्सस के थ्रू या पैसे के बलबूते पे जो नए एंट्रेंट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़े करते हुए भी देखे गए। कई बार ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस भी उनकी देखी गई कि जो छोटे प्लेयर्स थे उनको अपना बिजनेस बंद करके इन बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को हैंडओवर या सेल आउट्स या टेक ओवर्स के लिए बाध्य होना पड़ता था। ये सारे इश्यूज को 1956 से लेके एनालाइज किया गया। कई सारी कमिटीज बनाई गई गवर्नमेंट द्वारा कि ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं, इनको आप स्टडी करिए और पूरे मामले को जांच पड़ताल करके कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, क्या रेमेडीज हो सकती हैं, क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, उसके बारे में हमें आप बताइए। और ये जो कमिटीज हैं, इन्होंने जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी थी 1948 और 56 की, उसको रिव्यू किया। ये कहा कि कई सारे लाइसेंसिंग पॉलिसी के फायदे भी हैं तो बहुत सारे इसके नुकसान भी हैं। और फाइनली अलग अलग कमिटीज के जो मेजर सजेशंस रहे, इनको 1969 में एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू रोल आउट किया गया। और अगर आप कुछ मेजर चेंजेस की बात करें कि 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या वो मेजर चेंजेस थे जो 1969 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू लाए गए, तो सबसे पहला सबसे बड़ा चेंज रहा MRTP एक्ट, द मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इस एक्ट का पर्पस रहा कि सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रियल हाउसेस पूरी इकोनॉमी के ऊपर कब्जा ना कर ले, मोनोपोली ना जमा ले, ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को एम्प्लॉय ना करें जिससे बाकी लोगों को नुकसान हो, या उसको आप वीड आउट कर दें, उसको आप कॉम्पीट आउट कर दें। और इस MRTP एक्ट मतलब मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हम रेगुलेट कर सकें ट्रेडिंग को, कमर्शियल प्रैक्टिसेस को, अलग अलग फर्म्स की, ताकि मोनोपोली और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर है उसको खत्म किया जा सके, उसको कम किया जा सके। पहला मेजर चेंज। दूसरा चेंज, गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसी फर्म्स, ऐसी कंपनी, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके 25 करोड़ से ज्यादा एसेट्स हैं, उनको अगर कोई एक्सपेंशन करना है, इंडस्ट्री को बढ़ाना है, कोई नई इंडस्ट्री लगानी है, ग्रीनफील्ड वेंचर में जाना है, या किसी और कंपनी को टेक ओवर करना है, तो उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होगी।
और यह प्रोविजन रहा एमआरटीपी एक्ट के तहत। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बड़ी कंपनीज ये एक्सपेंड होती चली जाएं, छोटी कंपनीज को टेक ओवर करती चली जाएं। गवर्नमेंट ने कहा कि बाकी लोगों को भी मौका मिले, इसलिए एमआरटीपी एक्ट तो हमने पास किया ही किया, ये एक कंडीशन भी उसमें लगा दी कि 25 करोड़ से ज्यादा अगर आपके पास एसेट है तो आपको नई एक्टिविटी के लिए, एक्सपेंशन के लिए, टेक ओवर के लिए पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी ही होगी। टाइम के साथ ये 25 करोड़ की जो लिमिट थी इसको 1980 में बढ़ाकर 50 करोड़ किया गया और 1985 में बढ़ा के लगभग 100 करोड़ कर दिया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट के, खासतौर से छोटे प्लेयर्स के, न्यू कमर्स के किसी तरह के कोई ग्रीवियांसेस हैं, इश्यूज हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए एमआरटीपी कमीशन बनाया। अगर आपकी कोई शिकायत है कि किसी तरह की कोई मोनोपोलिस्टिक या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को एम्प्लॉय कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिप्लॉय कर रहा है, तो आप जाके एमआरटीपी कमीशन में उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों, 3 मेजर चेंजेस, एमआरटीपी एक्ट का इनेक्ट होना, एमआरटीपी एक्ट में 25 करोड़ की लिमिट लगा देना और एमआरटीपी कमीशन का स्टैब्लिश होना, ये 3 मेजर मॉडिफिकेशंस रहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 में, जिसके थ्रू 1969 की जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट है उसको लाया गया। इसके बाद 1973 में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट, और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट है 1973 की, इसके थ्रू हमारी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस में कुछ नई थॉट प्रोसेस को इन्फ्यूज करने की कोशिश की गई। एक नई टर्म को जन्म दिया गया जिसको कहा गया कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्रीज मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि बाकी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल हैं, उसके बिना बाकी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाएंगी। और ये 6 जो इंडस्ट्रीज कोर इंडस्ट्रीज के तौर पर कैटेगराइज की गई वो है आयरन एंड स्टील, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, ऑयल रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो 6 इंडस्ट्रीज हैं इनको कोर इंडस्ट्री कहा जाएगा, कई बार इनको बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहा गया, कई बार इनको इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज भी कहा गया। दूसरा पॉइंट कि गवर्नमेंट ने कहा कि जो 6 कोर इंडस्ट्रीज हैं, क्या इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है? हां या ना? प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकता है अगर इनमें से ऐसी इंडस्ट्री ना हो जो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके शेड्यूल ए का पार्ट हो। मतलब शेड्यूल ए जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की रही उसमें टोटल मोनोपोली थी किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर उसकी कोई इंडस्ट्री नहीं है तो प्राइवेट प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बशर्ते उनको लाइसेंस लेना होगा। और लाइसेंस लेने के लिए जो शर्त होगी कि आपके पास कम से कम 20 करोड़ के एसेट्स या 20 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स होने ही चाहिए। मतलब आप बड़ी इंडस्ट्री हो तभी आपको इन कोर इंडस्ट्रीज में अलाउ किया जाएगा, अगर वो इंडस्ट्री शेड्यूल ए ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में कवर्ड नहीं है तो। तीसरा पॉइंट, कई इंडस्ट्रीज को रिजर्व लिस्ट में रखा गया जिसमें सिर्फ स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज ही सेटअप हो सकती हैं। मतलब एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए कई सारे सेक्टर्स को उनके लिए स्पेसिफिकली रिजर्व कर दिया गया ताकि बड़ी इंडस्ट्रीज छोटी इंडस्ट्रीज को ना खत्म कर दें, ना खा जाएं। चौथा, जॉइंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट, जेवीज का कॉन्सेप्ट पहली बार आया। पहली बार अलाउ किए गए जॉइंट सेक्टर जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर मिलकर कई तरह की इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं। और ऐसे जेवीज में, ऐसे जॉइंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट थी उसके पास डिस्क्रेशनरी पावर थी, वो जब चाहें ऐसे वेंचर से बाहर निकल सकती हैं। कोशिश यह रही कि प्राइवेट सेक्टर का हाथ पकड़ के गवर्नमेंट एक पार्टनरशिप के थ्रू, स्टेट सपोर्ट के थ्रू जॉइंट वेंचर इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करें। पांचवा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब तक जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका एक मेजर शॉर्टेज क्रंच फेस करते हुए देखी गई। तो गवर्नमेंट ने कहा फॉरेन एक्सचेंज की बहुत दिक्कत है, कोई भी चीज मुझे इंपोर्ट करनी होती है, बाहर से लानी होती है तो मुझे डॉलर्स देने पड़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है। तो क्यों ना मैं एक नया एक्ट पास करूं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। मतलब इंडिया से अगर किसी को फॉरेन एक्सचेंज बाहर ले जाना है तो उसको थोड़ा मुश्किल कर दूं ताकि मेरे ही देश में फॉरेन एक्सचेंज बना रहे। 1973 की इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट के थ्रू लाया गया। इस फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को बड़ा ही नेगेटिव, ड्रैकोनियन एक्ट भी कहा गया कि यही रीजन रहा जिसने इंडियन इंडस्ट्रीज के मॉडर्नाइजेशन को, ग्रोथ को मीडियम लॉन्ग टर्म में नेगेटिवली इंपैक्ट किया। छठा मेजर रिफॉर्म, पहली बार लिमिटेड परमिशन दी गई
कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, तो इंडिया में अपनी सब्सिडियरीज वो सेटअप कर सकती हैं, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आना शुरू हो। तो 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स: इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1973 के कोर इंडस्ट्रीज को डिफाइन करना। इन 6 कोर इंडस्ट्रीज में से प्राइवेट सेक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर शेड्यूल ए में कवर्ड नहीं है, 20 करोड़ से ज्यादा आपके एसेट हैं। तीसरा पॉइंट, रिजर्व लिस्ट बना दी गई एमएसएमईज के लिए, जिसमें स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकती हैं। चौथा, जॉइंट सेक्टर को अलाउ किया गया। पांचवा, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को लाया गया। और छठा, अब एमएनसीज भी इंडिया में अपनी सब्सिडियरी कंपनीज को सेटअप कर सकती हैं। और इसके जस्ट 4 साल बाद 1977 में जो गवर्नमेंट चेंज हुई, जनता गवर्नमेंट आई, जिन्होंने गांधीयन सोशलिस्टिक व्यूज को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की, तो कई सारे रिफॉर्म जो 1973, 1969 में हम लोग लेकर आए, उनको उन्होंने वापस से रोल बैक कर दिया। जैसे पहला, 1977 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट के थ्रू हमने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट खासतौर से ऐसे एरियाज में जहां जरूरत नहीं है बंद किया जाए। और प्रैक्टिकली इसका मतलब सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 1977 की इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट के थ्रू बंद कर दिया। 1973 में हमने शुरू किया, एक शुरुआत की कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, तभी हमारी इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइज हो पाएंगी, जॉइंट वेंचर्स बन पाएंगे, एमएनसीज अपनी सब्सिडियरीज को सेटअप कर पाएंगी। 1977 में हमने इसको पूरी तरह क्लोज कर दिया। फिर से सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो विलेज इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। तीसरा, कि सिर्फ सेंटर और स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाए, ताकि मासेस को लिंक कर सकें आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस के साथ। और इसके लिए आपको डीआईसी स्टैब्लिश करने होंगे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ताकि जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको लार्ज स्केल पे, मास स्केल पे बढ़ावा दिया जाए। और ये डीआईसी जो 1977 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट के थ्रू स्टैब्लिश किए गए, आज की डेट में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीआईसी पूरी तरह फंक्शनल है। इसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज का डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, उनको फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाए। पांचवा, कि जो प्रोडक्शन के लेवल्स हैं, प्राइसेस हैं, एसेंशियल कमोडिटीज के जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनको रेगुलेट किया जाए, कम किया जाए, ताकि चीजें लोगों को आसानी से मिल सके। 1977 के बाद 1980 में गवर्नमेंट फिर से बदली, फिर से वही गवर्नमेंट आई जो 1973 में थी। तो 1977 में जो मेजर पॉलिसी रिफॉर्म्स थे, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बंद करना, उनको फिर से रिवर्स कर दिया गया। और गवर्नमेंट ने कहा कि 1973 के जो मेजर प्रोविजंस थे, उनको फिर से एक्टिवेट किया जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से अलाउ किया गया 1976 में। और जो एमआरटीपी एक्ट लाया गया 1973 में, उसके लिमिट को बढ़ा के अब 25 करोड़ से 50 करोड़ कर दिया गया, ताकि बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा सके। और जो डीआईसीज थे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, जो 1977 की पॉलिसी में इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करके मासेस को जोड़ने के लिए स्टैब्लिश किए गए, उनको 1980 में कंटिन्यू किया गया। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग स्टार्ट हुई 1948, 1956, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई। इसके अलावा एक ओवरऑल लिबरल एटीट्यूड अपनाया गया कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को और ज्यादा मौका अब हमें देना चाहिए। इसके बाद 1991 के मेजर रिफॉर्म से पहले 2 और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस 1985 एंड 1986। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस थे 1985 और 1986 के, अगर इसका आप नेचर समझें तो 1991 में आईएमएफ के तहत या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद, जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा जाता है, उसमें जो हमें चीजें करनी पड़ी, उसका प्रेल्यूड आप कह सकते हैं। 1985-86 से ही हमने वो बहुत सारे मेजर्स लेना शुरू किया जो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक मेजर फाउंडेशन स्टोन बनकर आगे सामने आई। जैसे अगर कुछ मेजर हाइलाइट्स देखें हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1985-86 की, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमने शुरू किया 1973 में, उसके बाद 1980 में
हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से अलाउ किया, उसको और सिंप्लीफाई किया गया ताकि ज्यादा जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इंडिया में आ सके। इसके अलावा 1980 में हमने कहा कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू आ सकता है। 1985-86 में हमने कहा टेक्नोलॉजी के साथ साथ एमएनसीज इंडियन सब्सिडियरीज में 49% तक इक्विटी भी होल्ड कर सकती हैं। मतलब आप उनके अंदर अपना इक्विटी स्टेक भी रख सकते हैं, बशर्ते आपका जो इंडियन पार्टनर है उसके पास मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग हो 51% से कम ना हो। इसके अलावा जो एमआरटीपी एक्ट 1973 में एस्टैब्लिश किया, जिसमें शुरू में 25 करोड़ की लिमिट रही, 1980 में बढ़ा के 50 करोड़ किया गया, 85-86 में उसको बढ़ा के 100 करोड़ कर दिया गया ताकि बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश की जा सके। इसके अलावा जो लाइसेंसिंग के प्रोविजंस थे उनको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया ताकि कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, लोगों को लाइसेंसेस आसानी से मिल सके। इसके अलावा ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, घटाकर अब सिर्फ 64 ही कर दिया गया। इसके अलावा नई तरह की इंडस्ट्रीज जिनको कहा गया सनराइज इंडस्ट्रीज, नई इंडस्ट्रीज जो अभी जस्ट उभरना शुरू हुई हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी नई इंडस्ट्रीज को स्पेशल अटेंशन दी गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1985 एंड 86 के थ्रू। इसके अलावा अभी तक हमारा फोकस था 1956 से कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पीएसयूज को हम स्टैब्लिश करेंगे। 85-86 में इस बात पे भी बहुत मंथन होना शुरू हुआ कि उनको सिर्फ स्टैब्लिश कर देना सफिशिएंट नहीं है, अगर उनकी वर्किंग एफिशिएंट नहीं है, अगर वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, अगर उनके पास ऑपरेशन ऑटोनॉमी नहीं है, तो 1985-86 में उनको ज्यादा ऑपरेशन ऑटोनॉमी दी जाए, एफिशिएंट उनकी वर्किंग हो, प्रॉफिटेबल हो, इस बात पे भी ध्यान दिया जाने लगा। इसके अलावा ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है, इंडिया में नहीं है, उनको भी स्टैब्लिश किए जाने पे ज्यादा फोकस होने लगा ताकि हमें बाहर से फिनिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट ना करना पड़े, इंडिया में ही वो इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो सके। इसके अलावा जो पूरा रिजीम रहा फेरा का, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, इसमें कई सारी रिलैक्सेशंस दी गई। इसमें यह कहा गया कि एसेंशियल टेक्नोलॉजी में फॉरेन एक्सचेंज आप लगा सकते हैं, इन्फ्यूज कर सकते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज में, इंडियन कंपनीज में। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को एक नई साइंटिफिक अप्रोच दी जाने की कोशिश की गई 1985-86 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के थ्रू। कई तरह के टेक्नोलॉजी मिशंस लॉन्च किए गए गवर्नमेंट ने ताकि एग्रीकल्चर में अब टेक्नोलॉजी, साइंस को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है 1985-86 का, उसके थ्रू गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, कोशिश कर रहा है WTO बनाने की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जो उभरेगा, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन इंडस्ट्रीज को कैसे उसके लिए तैयार किया जाए, कैसे उसके लिए पोजीशन किया जाए ताकि WTO एस्टैब्लिश होने के बाद जो एक सिंगल ग्लोबलाइज्ड मार्केट उभर कर सामने आएगा, उसमें इंडियन इकोनॉमी पहले से ही तैयारी अपनी पूरी कर रखेगी। कैसे इंडिया इतने बड़े मार्केट को केटर करेगा, कैसे इंपोर्ट्स को मैनेज करेंगे, किस तरह की इंडस्ट्रीज हम लगाएंगे, किस तरह की इंडस्ट्रीज हम प्रमोट करेंगे, क्या हम कर्व्स लगाएंगे ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कैसे हम फायदा उठा पाएंगे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल इश्यूज हैं, हर्डल्स हैं इंडस्ट्रीज के सामने, पुरानी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की वजह से, उनको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए भी 1985-86 में कई सारे प्रोविजंस को लाया गया। और ये जो इंडस्ट्रियल प्रोविजंस हैं कि हम लिबरलाइज करेंगे इकोनॉमी को, लेकिन 1985-86 में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स तो लिए गए जिनको रिफॉर्म्स की कैटेगरी में आप कह सकते हैं, लेकिन फॉर्मल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि उस वक्त शायद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए फॉर्मली उस तरह का पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल विल एग्जिस्ट ना करती हो। उस वक्त की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस शायद अलाउ ना करती हो कि गवर्नमेंट खुलकर सामने से कहे कि इस तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लोग लाएंगे। लेकिन कई सारे एलिमेंट्स, टोटल माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी आप कह सकते हैं 85-86 की, जिसके थ्रू जो बड़े बड़े लूप होल्स थे अभी तक की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के, उनको दूर करने की कोशिश में पहला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप कहा जा सकता है। और 1985-86 से ऐसे कई सारे सर्कमस्टांसेस जिसको हम पहले डिटेल में बात कर चुके हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम, फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, जैसे कि 1990 और 91 का गल्फ वॉर,
जिससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और डीपन होती चली गई। हमारी उधारी एक्सटर्नल बोरोइंग्स को हम सर्विस कर पाने की स्थिति में नहीं थे और 1980s के बाद ही ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस धीरे धीरे दीमक की तरह जो बढ़ता हुआ चला गया। हमारा इन्फ्लेशन 13% से ज्यादा, हमारा फिस्कल डेफिसिट 8% से भी ज्यादा, और ये क्राइसिस 1980 से जो शुरू हुआ 85-86 की पॉलिसीज के थ्रू एड्रेस करने की हमने कोशिश तो की, लेकिन शायद गल्फ वॉर की वजह से, शायद इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से, इंपोर्ट ज्यादा होने की वजह से, फॉरेन एक्सचेंज उतना हमारे पास अवेलेबल ना होने की वजह से, फिस्कल डेफिसिट 8% से भी ज्यादा हो जाने की वजह से 1991 में हमें मेजर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस करना ही पड़ा, जिसकी वजह से अगला जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसको आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, या जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 भी कहा जाता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली रोल आउट किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा लेक्चर नंबर 19, जिसमें हमने इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन को, इंडस्ट्रीज का क्या स्टेटस है 2022-23 में उसको, इसके अलावा 1948 से लेकर 1986 की जो अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं या औद्योगिक पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, क्या उनसे सीखा, कैसे चेंज किया, क्या इंपैक्ट रहा, किस तरीके से क्रिटिसिज्म रहा, क्या फीडबैक रहा, क्या रिफॉर्म्स को लाई गवर्नमेंट, सभी को 1948 से लेकर 1985-86 तक बहुत डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।